बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मियाँ नवाज शरीफ साहब इस हालत में क्यों पहुँचे हैं और वो कौन है जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया है? इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये अपने ऊपर कंट्रोल रखती और मियाँ नवाज शरीफ साहब इनको एक लेवल से आगे ना जाने देते तो शायद आज PMLN की ये हालत ना होती या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतने मुश्किल हालात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है नून लीग के खिलाफ? कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखता हूँ मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिक्स के हवाले से। वैसे तो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको पता है मैं ज़ाती मामलात के अंदर नहीं जाता और ना उसके ऊपर बात करता हूँ। तो आ जाएं सीधा सीधा उनकी सियासी ज़िंदगी के ऊपर। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्योंकि बहुत पुरानी डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, वो बताती हैं कि मरीम नवाज साहिबा के लिए सिर्फ एक मरतबा कानून तोड़ा गया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का, तो इनको इनके वालिद ने पूरी ताकत लगा के अपने इक़्तिदार की इनके लिए सीढ़ी बनाया अपने इक़्तिदार को कि ये डॉक्टर बन जाए मेरी बेटी, लेकिन हो नहीं पाया। तो मरीम नवाज साहिबा बहुत लाडली हैं अपने वालिद की और इनके वालिद ने इनके लिए आउट ऑफ द वे जाके रास्ते निकाले कि वो तालीम की वो सारी कामयाबियाँ हासिल करें जो वो चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सकी और फिर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई और मरीम नवाज साहिबा एक घरेलू खातून के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इवन जब नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में थे, जिला वतनी से पहले या पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले, मुशर्रफ साहब के साथ डील होने से पहले, जब वो इक़्तिदार में थे 97-98 में, तो हुसैन नवाज़ को वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। हुसैन नवाज़ साहब से मशवरे करते थे और हुसैन नवाज़ साहब से ही मशवरे कर रहे थे जब जनरल मुशर्रफ साहब को हटाया गया और उनको पाकिस्तान से बाहर रोकने की कोशिश की गई। और फिर बाद में जनरल मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए और फिर नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली पाकिस्तान से बाहर चली गई। तो मरीम नवाज साहिबा भी अपने हस्बैंड कैप्टन सफदर के साथ पाकिस्तान से बाहर चली गई। इनका सियासत में कोई रोल नहीं था। इस बीच में एक आदमी पाकिस्तान में रह गया जिसका नाम है हमजा शहबाज, और ये अकेला पाकिस्तान में था, बाकी सारा ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान से बाहर था। पहले ये जद्दा में रहे, फिर ये चले गए बरतानिया जहाँ पे इनकी जायदादें थीं, इनका कारोबार था, इनकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। ये वहाँ चले गए, वहाँ जाके इन्होंने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान वापस आने के बाद भी नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि मेरा सियासी जानशीन हमजा शहबाज है। अब यहाँ से मसला शुरू होता है। नवाज शरीफ साहब के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें सर फहरिस्त परवेज़ रशीद साहब हैं, जो फ़ौज से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जिन्हें हमेशा से यूनिफॉर्म से चिढ़ है, फ़ौज से बहुत ज़्यादा उनको नफरत है। और वो इस बात को जानते थे कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ इदारों से लड़ने के हामी नहीं हैं। वो कभी भी फ़ौज के साथ बगावत नहीं करेंगे, वो कभी भी फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वो कभी भी फ़ौज के साथ झगड़ा करके उसको दीवार के साथ नहीं लगाएंगे। और वो हर हाल में ये चाहते थे कि फ़ौज की बेइज्जती हो और फ़ौज को दीवार के साथ लगाया जाए। फ़ौज से उनका एक बोग्स है, इसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। आपको किसी पे भी किसी भी वजह से गुस्सा आ सकता है। तो उनका एक फ़ौज के साथ एक मामला था और वो ये समझते थे कि फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बेअमल कर दिया जाए, और बहुत सारे मामलात जो हैं उनके अंदर फ़ौज की मुदाखलत उनको पसंद नहीं थी। और फ़ौज मुदाखलत बाद मामलात में करती है, बाद में मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन दुश्मनी का भी एक 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 लेवल होना चाहिए, वो उससे आगे जाना चाहते हैं हमेशा से। तो मरीम नवाज साहिबा का पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं था। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, हमजा शहबाज साहब जानशीन बने नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी वही चलाया करते थे और नवाज शरीफ साहब से वो पॉलिटिक्स सीख रहे थे। तो आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून का लीडर माना जा रहा था कि हमजा शहबाज होगा, लेकिन फिर परवेज़ रशीद साहब वगैरह ने, क्योंकि हमजा शहबाज ने, मुझे अच्छी तरह याद है जब 2013 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो हम उनका बाहर खड़े होकर इंटरव्यू करते, तो हमने पूछा जी अब आप मुशर्रफ साहब का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं, हमने क्या करना है। और वो गोल कर गए बात को और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें गद्दारी का कोई लफ्ज़ शामिल हो। तो इस बात पर भी बड़ा रिएक्शन आया पार्टी के अंदर। तो परवेज़ रशीद साहब और कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट के लोग हैं, उन्होंने फिर हमजा शहबाज को इररेलेवेंट करने के लिए रायविंड के अंदर एक झगड़ा करवा दिया कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज के दरमियान, और उस झगड़े के नतीजे में मामला गालम गलोच तक पहुंचा और धक्कम पेल तक पहुंचा।
हमजा शहबाज साहब से नवाज शरीफ साहब की दूरी इस मामले की वजह से शुरू हुई और फिर मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इन करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को फौज पे गुस्सा था, इसलिए कि उनके वालिद मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था और फौज ने इक़्तिदार पे कब्जा किया था मुशर्रफ साहब की सरबराही में। तो मरियम नवाज साहिबा का जो गुस्सा था फौज के ऊपर, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको पॉलिटिक्स के अंदर लाना शुरू किया। सबसे पहले ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा की सहाफ़ियों से मुलाकातें करवाना शुरू की, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकातें करवाना शुरू की, उनकी इंटरेक्शन कुछ लोगों से करवाना शुरू की और लोगों का एक ग्रुप ऐसा बनाया गया जो रायवंड जाता था और मरियम नवाज साहिबा को ग्रूम करता था। मुझे उनके नाम पता है, कुछ लोग मान जाएंगे आज और कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन ये लोग जाते थे मरियम नवाज साहिबा से गपशप लगाते थे, उनके साथ पॉलिटिकल बातचीत करते थे, उनको बोलना चालना, लोगों को फेस करना, डिस्कशन करना, इन चीज़ों के अंदर उनको ग्रूम किया जा रहा था। और बाहर आने के बाद ये लोग अक्सर हंसते भी थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। इनमें एक दो लोग मेरे वाकफ़ हैं, वो बताते हैं कि जी हमें बड़े लतीफ़े होते थे रावण के अंदर और मरियम नवाज साहिबा की जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनके ऊपर हम बाहर आकर हंसते थे। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा को ट्रेन किया गया काफ़ी हद तक और उसके बाद इनको मॉडल टाउन के अंदर एक दफ्तर बनाकर दे दिया गया। हमजा शहबाज साहब को मियां नवाज शरीफ साहब से दूर किया जा रहा था, मरियम नवाज साहिबा को रास्ता बनाकर दिया जा रहा था कि आप नवाज शरीफ की जानशीन बने। और यहीं से खराबी पैदा हो रही थी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ना पाकिस्तान के इदारों को जानती थी, ना पाकिस्तान की सियासत को जानती थी, ना पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी कोई ट्रेनिंग थी। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही सहूलत थी कि उनके वालिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लिहाजा उनको घर के अंदर हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई। मरियम नवाज साहिबा ने पॉलिटिक्स शुरू की मॉडल टाउन के एक दफ्तर से और यहीं मेरी पहली मुलाकात मरियम नवाज साहिबा से हुई। अच्छा, इससे पहले एक और इंसिडेंट भी हुआ जब मेट्रो की ये जो बस इन्होंने चलाई लाहौर में, इसका इफ्तिताह हुआ तो मरियम नवाज साहिबा को लाकर वीआईपी जगह पे बिठाया गया और हमजा शहबाज की जगह मरियम नवाज साहिबा को फौकियत दी गई। वहाँ पे एक तस्वीर भी मुझे याद है कि एक बच्चा मरियम नवाज साहिबा को गत्ते की बनी हुई एक बस जो है वो गिफ्ट कर रहा था, तो वो बस भी उन्होंने उससे ली थी। तो यहाँ मरियम नवाज साहिबा लाइमलाइट में आती हैं और फिर मॉडल टाउन के दफ्तर से पीटीआई को काउंटर करने के लिए एक नया मीडिया सेल बनाती हैं, पीएमएलएन का सोशल मीडिया सेल। यहां मेरी पहली मुलाकात हुई मरियम नवाज साहिबा के साथ। वो मॉडल टाउन वाला इनका घर है जहां पे ये पहले रहा करते थे, अब वहां पे दफ्तर है। तो मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मुझे लेकर मरियम नवाज साहिबा से मिलने के लिए गए। वहाँ दो तीन चीज़ें हुई थी, मैंने वो लिख रखी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है वो सारा वाक़या। मैंने मज़हर अब्बास साहब से हाल ही में दोबारा गुफ्तगू की तो हमने ये सारा रिकॉल भी किया था। उसमें एक तो मरियम नवाज साहिबा ने सवाल पूछा मज़हर अब्बास साहब से कि आप अच्छी खबरें क्यों नहीं देते, आप लोग मीडिया वाले, हम यहाँ पंजाब में हमारी हुकूमत है, हमारी अच्छी बातें बताएं, हमारी अच्छी चीज़ें बताएं, आप मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते, इसका मतलब ये है। तो मज़हर अब्बास साहब ने उनको और मैंने भी उनको उस वक्त जवाब दिया था कि अगर आप काम करते हैं तो इसकी न्यूज़ चलती है, और अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करते और काम नहीं करते तो वहाँ से एक सहाफ़ी का काम शुरू होता है, वहाँ से सहाफ़ी उसको इशू बनाता है। यानी अगर आपके वालिद इलेक्शन में वादा करके आए हैं कि मैं ये 10-12 काम करूँगा, अगर वो करते हैं तो खबर है, अच्छी खबर है। लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो एक जर्नलिस्ट का काम वहाँ से शुरू होता है कि ये वो काम नहीं कर रहे, या जहाँ वो गलत काम करते हैं तो जर्नलिस्ट का वहाँ से काम शुरू होता है। तो हुकूमतों के साथ जो ताल्लुकात हैं सहाफ़ियों के, वो एक हद से ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए, मज़हर अब्बास साहब ने कहा था, मुझे याद है। और साथ में हमने उनको ये भी बताया था कि आपको या किसी भी हुकूमत को हमेशा सहाफ़ियों से शिकायत रहेगी। तो उसके बाद वो इशू पे खामोश होगी। मज़हर अब्बास साहब ने उनसे पूछा आप सियासत करना चाहती हैं, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, मैं तो अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ। उस दौर में उन्होंने जो तालीम बताई वो अभी तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। उसके बाद मज़हर अब्बास साहब को बातों बातों में उन्होंने हमें वो दिखाया जो उन्होंने मीडिया सेल बनाया था, और मैं एक चीज़ देख रहा था कि उनका वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल था मरियम नवाज साहिबा के, और सब लोगों पे बड़ा रोब था उनका उस दफ्तर के अंदर। और फिर जब उन्होंने दफ्तर का हमें सैर करवा रही थी तो बाहर कुछ कारकुन बैठे हुए थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। तो मज़हर अब्बास साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ कारकुन भी आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। और मुझे एक जुमला मरियम नवाज साहिबा का कभी नहीं भूलेगा, जहाँ उन्होंने कहा कारकुन को क्या चाहिए होता है, एक थपकी। आप अगर 5 साल के बाद उसको एक थपकी दे दें, या कारकुन को 5 साल के बाद आप मिलकर उसको शाबाश दे दें या एक थपकी दे दें, तो उसके लिए वो काफ़ी होती है। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई ये जुमला सुन के कि इनको अपने घर के अंदर से ट्रेनिंग कैसी मिली है। ये कारकुन को समझते क्या है कि एक थपकी की मार है, आप एक थपकी दें और फिर वो अनथक होकर आपके लिए काम करेगा। बहरहाल
ये मरीम नवाज साहबा ने ये बात उस दिन की थी और मुझे एग्जैक्टली ये सारा कुछ ऐसे ही याद है। अब कैप्टन सफदर के अंदर तो करंट था नहीं और कोई ऐसा बंदा नहीं था, जानशीन चाहिए था, तो मरीम नवाज साहबा को तैयार कर दिया गया और उनको एक मीडिया सेल बना के दे दिया गया। 2013 की कंपेन के अंदर कोई ज़्यादा नज़र नहीं आई, लेकिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने मियां नवाज शरीफ साहब, तो मरीम नवाज साहबा चली गई ऐवान वज़ीर आज़म में, वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुंच गई। इन्होंने अपनी फैमिली के साथ एक घर ले लिया और आगे मरीम नवाज साहबा के कुछ रिश्तेदार हैं, एक घर उनको भी दे दिया। इस तरह वहां पे मौजूद कोई 8-10 बड़े लग्जरी घर हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वो सारे ऑक्यूपाइड हो गए थे। एक डार साहब के पास था, मरीम नवाज साहबा के पास था, उनकी एक समधी उनके रिश्तेदार हैं उनके पास था। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के पास अंदर वाले घर मौजूद थे। तो एक पूरा मेला लगा हुआ था उसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा। मरीम नवाज साहबा ने यहाँ पे अमली तौर पे सियासत के अंदर कदम रखा और मुल्की मामलात के अंदर बातचीत करना शुरू की। धरने के दिनों में इनके ट्वीट्स आना शुरू हुए, इनका ट्विटर अकाउंट, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। फिर इन्होंने सरकार के खर्चे से एक बड़ा मीडिया सेल बना लिया, जहाँ पे बहुत वो इशू भी उठा था कि इनकी फंडिंग जो है ये कहाँ से हो रही है। तो मरीम नवाज साहबा पर तनकीद भी हुई। नवाज शरीफ साहब ने 100 अरब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया यूथ लोन का, उस पर मरीम नवाज साहबा को सरबराह बना दिया। जब अदालत ने मुदाखलत की तो उनको हटाना पड़ गया। फिर मुझे याद है कि अबसार आलम साहब जो हैं उनको बनाया गया पैमरा का हेड, और मरीम नवाज साहबा फैसला करती थी कि किसको नोटिस भेजना और किसको नहीं भेजना, और पैमरा के जरिए से मीडिया पे दबाव डालने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो भी मरीम नवाज साहबा कंट्रोल करती थी। तो इस तरह सोशल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए मरीम नवाज साहबा ने अमली तौर पे काम शुरू किया। सहाफ़ियों से इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी था और फौज पे इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। फौज के साथ नवाज शरीफ साहब की छोटी मोटी खिटपिट तो लगी रहती है, क्योंकि उनका हमेशा से ये प्रॉब्लम है, वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं फौज के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। एक मीटिंग हुई वज़ीर आज़म हाउस में, और वो जो मीटिंग हुई उसको हलफन खुफिया रखा गया, यानी वो अंडर ओथ थी, हलफ था कि ये खुफिया रखी जाएगी। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे हकायक बयान किए गए। उन हकायक में से मनपसंद हकायक को अलग करके मुबैना तौर पे मरीम नवाज साहबा ने डॉन लीक्स करवा दी, और इसके अंदर कुछ और लोग भी मुलव्विस थे। मरीम नवाज साहबा का नाम आ रहा था इसमें। ये जो डॉन लीक्स हुई, यहां से फौज और नवाज शरीफ साहब के हालात बहुत ख़राब हो गए, और इसके लिए बुनियादी तौर पे जिम्मेदार करार दिया जाता है। आज तक लोग कहते हैं कि मरीम नवाज इसके पीछे थी, जिनको बाद में रेस्क्यू कर दिया गया। और चौधरी निसार ये सारी बात जानते थे। चौधरी निसार साहब ने मियां साहब को वार्न किया कि यह गलत हो रहा है और ये पॉलिटिक्स आपको सूट नहीं करती, आप इदारों के साथ तसादुम या झगड़ा ना करें, इदारे इसी मुल्क के हैं। लेकिन मरीम नवाज साहबा को फौज पे गुस्सा था और वो उस गुस्से को उतारना चाहती थी, और वो लोग जो मरीम नवाज साहबा के करीब थे, परवेज़ रशीद साहब वगैरह या इस किस्म के और लोग, वो इसमें उनका साथ दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मरीम नवाज साहबा ने नून लीग में एक नया ग्रुप बनाया, जैसे तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और इस किस्म के बहुत सारे नाम हैं। ये यंग लोगों को वो आगे लेकर आ रही थी और उनको फौज के खिलाफ बोलने पर, इदारों के खिलाफ बोलने पर उकसा रही थी। फिर थोड़े अरसे के बाद एक और ख़बर आई, डॉन लीक्स के हवाले से इंक्वायरी हुई। एक वज़ीर साहब हैं, उनको हाथ धोना पड़ा अपनी वजारत से, कुछ और लोगों के साथ बड़े मुश्किलात पेश आ गई। मरीम नवाज साहबा ने ये एक क्राइटेरिया बना दिया कि जो इदारों को जितना बुरा भला कहेगा उसकी पार्टी में उतनी तरक्की और पजीराई होगी। और फिर आपने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को ओहदे मिले जो फौज के खिलाफ या जजेस के खिलाफ बोलते थे। बाद में पनामा लीक्स आने के बाद ये खानदान मुश्किल में पड़ गया। तब मरीम नवाज साहब के मशवरे के ऊपर ही मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से भी खिताब किया, इन्हीं लोगों के मशवरे पे। हालांकि चौधरी निसार अली खान साहब मना कर रहे थे और उन जैसे समझदार लोग कह रहे थे कि मियां साहब इसके अंदर एक लेवल से आगे आप ना जाएं, आप इसको गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मियां साहब ने ना सिर्फ कौम से खिताब किया, कौमी असम्बली के अंदर झूठ बोला और बाद में कतरी खत भी जमा करवा दिया इन्हीं के मशवरों पर। और यही वो मरीम नवाज साहबा हैं जिन्होंने 2013 के इंतखाबात से पहले, जब ये नई नई पॉलिटिक्स में आ रही थी, तो इनकी कुछ खवातीन सहाफ़ियों से दोस्ती हो गई। ये व्हाट्सएप के ऊपर उनके साथ राब्तों में रहती थी। सना बुच्चा साहिबा एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें महमूद रशीद साहब ने यह कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुल्क और ये बेनिफिशियल ओनर हैं। तो मरीम नवाज साहबा ने उनको व्हाट्सएप किया कि जनाब मैं आना चाहती हूँ टीवी पे। उन्होंने इनको लाइन पे ले लिया। तो इन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो जुमला आज भी हॉन्ट कर रहा है पीएमएलएन को, इनका पीछा कर रहा है। यहां मरीम नवाज साहबा का ये जुमला, बाद में कतरी खत और बाद में बार बार स्टेटमेंट्स, और फिर जब इन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा लाहौर में, तो उस इलेक्शन में इन्होंने पूरी कंपेन फौज के खिलाफ चलाई, जजेस के खिलाफ चलाई। जजेस को इन्होंने फ्री कैन कहा,
फौज के ऊपर इन्होंने तनकीद की और ये सारा मामला करप्शन से या कानूनी केसेस से हटाकर इसको एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खाते में डाल दिया। तो ये मरियम नवाज साहबा की पॉलिटिक्स की वजह से मुस्लिम लीग नून उन इदारों जिनके साथ एक वर्किंग रिलेशन था उनका, उनसे दूर होते होते कट ऑफ हो गई। अब पार्टी के अंदर उन लोगों की बजीराई हो रही थी जो लोग फौज को बुरा भला कह रहे थे। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि डॉन लीग्स जो है उसके अंदर बहुत सारे हकायक मौजूद थे, लेकिन उसमें से चुनकर वो हकायक लीक किए गए जो फौज को हिट कर रहे थे और उसमें मिर्च मसाला भी शामिल किया गया। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा केस था जिस पे फौज को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये तो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है जो ये पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है और हुकूमत वक्त उठा रही है। उससे उनको बहुत वो डीमोरल हुए। फौज एक इदारा बहुत डीमोरल हुआ। मुस्लिम लीग नून इस लेवल तक गई कि एक दिन कैप्टन सफदर ने पाकिस्तान की फौज के अंदर कादियानियों की निशानदेही शुरू कर दी और इस किस्म के नारे लगवाए और इतनी नफरत फैलाई कि लोगों में एक कंपेन शुरू करवा दी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। पीटीएम को इन्होंने सपोर्ट किया जो फौज को गाली देती थी। मरियम नवाज साहबा के अपने तकरीबात के अंदर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये बार बार कहा गया और गालम गलोच का एक नया सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इनके साथ वही किया और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही किया और फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर गुस्सा जज्बात ये बढ़ते चले गए। मरियम नवाज साहबा जो है उनको जेल भी जाना पड़ा अपने वालिद के साथ, फिर वो बाहर आई, फिर उनको दोबारा जेल जाना पड़ा और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहबा के वालिद एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। उनकी तैमाददारी के लिए मरियम नवाज साहबा बाहर निकली थी जो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती इसलिए कि शायद उनको पॉलिटिकल नुकसान से डर लगता है। दूसरी जानिब वो लगातार इदारों पर और हुकूमत पर हमले कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनके ओहदे से फारग किया गया तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो एहतजाज करेंगे। उनकी पार्टी के बहुत सारे समझदार लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप जीटी रोड से मत जाइए, आप लाहौर पहुंचिए और एक हद से आगे तजावज़ मत कीजिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज और उनके ग्रुप ने कहा कि नहीं, हम जीटी रोड से जाएंगे और फिर जीटी रोड पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और उसका नतीजा क्या निकला वो भी आपके सामने है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक के बाद एक गड्ढा खोदा मरियम नवाज साहबा की सोच ने और उनकी अग्रेसिव सियासत ने। सियासत के अंदर जज्बात नहीं होते, वहां समझदारी से आपको काम लेना होता है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जिस पीपल्स पार्टी को गाली दी जाती थी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जिस जिस जमात के ये खिलाफ थे उन सबको साथ लेकर एक पीडीएम की तहरीक बनाई गई है। मरियम नवाज साहबा की तबीयत के अंदर दो तीन चीज़ें शामिल हैं। एक तो मुझे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बताया जब बिलावल की और मरियम की मुलाकात करवाई गई रायगढ़ में, तो उन्होंने बताया कि हमने ये नोट किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हर बात को गौर से सुनते हैं, वो सबसे मशवरा करते हैं और सबकी बात को अहमियत देते हैं। हमने ये भी गौर किया कि जब कोई सीनियर सियासतदान बोल रहा होता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी कभी टोकते नहीं हैं, बात मुकम्मल कर देते हैं। उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं होती और उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जो लोग बात कर रहे हैं उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा और वो मुशावरत के ऊपर अमल भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस मुलाकात में उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही कोई बोलने लगता है पीएमएलएन की जानिब से तो मरियम नवाज टोक कर खुद बोलना शुरू कर देती हैं। वो लीड करना चाहती हैं, किसी और को बोलने का मौका नहीं देती, अपनी पार्टी में भी किसी को सीनियर नहीं समझती। उनका गुस्सा हर चीज़ के ऊपर हावी हो रहा है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत जल्दी सारा कुछ करना चाहती हैं। जो गुस्सा और जज्बात उनके हैं वो सियासत के अंदर आपके काम नहीं आते। सियासत में दिमाग काम आता है, जज्बात नहीं। अब इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो मियां नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहब है, क्योंकि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से वो सियासत करवाई जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो उस पार्टी को उस तरफ लेकर गए जिस काम के लिए वो पार्टी बनी नहीं थी, जिस काम को कभी इस पार्टी ने किया ही नहीं था। चौधरी निसार जैसे लोग अलग हो गए और बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जो अपनी इज्जत बचाकर साइड पे बैठे हैं और एक मखसूस टोले को लेकर मरियम नवाज साहबा इस वक्त फजलुर रहमान साहब के हाथों में खेल रही हैं और ये दोनों मिलकर इदारों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके शोर शराबे का फायदा उठाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कामयाबी के साथ लीडर बना रही है और वो खामोशी से इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है और अपने सियासी कद में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा का गुस्सा, उनके बदले की ख्वाहिश और उनका टॉन्टिंग एटीट्यूड। अगर आप गौर करें तो जब मरियम नवाज बात करती हैं तो आपने कभी गौर किया वो गुस्से में बात करती हैं, उनके चेहरे से झलक रहा होता है और जिस अंदाज में वो बात करती हैं वो टॉन्टिंग एटीट्यूड है। अब वो बदले के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
तो सियासत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बंद गली में रास्ते निकाले जाते हैं, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जाता। लेकिन इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। मरियम नवाज साहबा पीडीएम के अंदर भी लीड करना चाहती हैं। पीडीएम के लोगों ने एक शिकवा किया कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि फैसले सारे मरियम नवाज बाहर पहले सुना के आ जाएं, बाद में आके यहां पे डिस्कशन करें और फिर यहां से किया जाए कि यही फैसला यहां से होगा, तो हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। कल बड़ी बदमज़गी हुई जब पीडीएम की मीटिंग हुई और उसके बाद आपने देखा बिल्कुल मुख्तसर था एक बयानिया था फजल रहमान साहब का, वहां पे भी मरियम नवाज साहब अपने आप को रोक नहीं सकी, बाद में बोलने की कोशिश की तो उनकी मुखालफत की गई, फिर उनको वापस जाना पड़ा मजबूरन। तो मरियम नवाज साहब का गुस्सा, बहुत जल्दी लीडर बनने की ख्वाहिश और बदला लेने का जो एक जज्बा है वो उनकी पॉलिटिक्स को नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत पुरानी पॉलिटिक्स को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं, इसमें कोई मैंने करप्शन का जिक्र नहीं किया, इसमें मैंने उन केसेस का जिक्र नहीं किया कि वो सही हैं या गलत हैं। उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपनी तबाही खुद कर रही है, तो ये मैंने आपके सामने सारा सिनेरियो रखा कि पीएमएलएन के लिए उनके अपने लीडर से अगर बात करें, उनके अपने एमपीए एमएनए से बात करें, तो वो खुद भी कहते हैं कि जिस मुश्किल में इस पार्टी को मरियम नवाज साहबा ने डाला, वो मुश्किल जो है वो ये पार्टी इससे पहले कभी उन्होंने देखी नहीं है। हालांकि मुशर्रफ साहब के दौर में भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात उनके अब हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।